डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद में हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने ले लिया था अल्फा, यहाँ भी वही करेंगे। इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के साथ में जो एंगल बना रही है उसको हमने लिया था बीटा, यहाँ पर भी वही लेंगे अल्फा और बीटा। उसके बाद जो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल बना रहा है उसको हमने लिया था गामा। तो 3 एंगल्स हो गए थे, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, उसके बाद जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता ही है, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये, तो हमारे पास 5 एंगल्स हो गए। उसके बाद वही प्रोसीजर कि भाई सिंस ऑल द रेज आर पैरेक्शियल, इस वजह से tan अल्फा अल्फा के इक्विवेलेंट, tan बीटा बीटा के इक्विवेलेंट, tan गामा गामा के इक्विवेलेंट। ठीक है, उसी तरीके से sin आई आई के इक्विवेलेंट और sin आर भी आर के इक्विवेलेंट। जब एंगल छोटे होते हैं तो sin थीटा थीटा के बराबर होता है, tan थीटा भी थीटा के ही बराबर होता है। तो ये सब करने के बाद में फिर आपको स्नेल्स लॉ लगाना था रिफ्रैक्शन का, और वो लगाने के बाद फिर आप फॉर्मूले पर पहुंचेंगे, वही μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, वो वाला फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन उस तरह से यूज़ करनी है कि जो चीज़ लेफ्ट में है दैट इज टेकन एज नेगेटिव, जो चीज़ राइट में है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड केस जो है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो सेकंड केस है, the object lies in the rarer medium, the object lies in the rarer medium the object lies in the rarer medium and the image formed is virtual, and the image formed is virtual. Image formed is virtual. अच्छा, तो फिर से वही स्फेरिकल सरफेस जो हम बना रहे हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं अभी, तो ये हमारी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गई। उसके बाद आप प्रिंसिपल एक्सेस बनाएं। तो मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ डायग्राम चेंज होगा प्रोसीजर से, तो डायग्राम जो चेंज है उसको ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद प्रोसीजर आपको बेहद आसान लगने वाला है। ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, तो इधर क्या लिखेंगे, रेयर, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं μ1। ठीक है, अच्छा, अब इधर जो है ऑब्जेक्ट इधर है रेयर मीडियम में, और इस वाले मीडियम को मैं बोलूँगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने बोल दिया μ2। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सेस पर ही दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ दिखा दिया ओ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ये यहाँ से बहुत सारी रेज निकलेगी, तो एक रे वही कि बिल्कुल इस पर पोल पर टकराती हुई, तो जो रे एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सेस पर ही जा रही है इसके अलावा वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो सीधी चली जाती है, वो तो सीधी चलेगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी रे जो है, दूसरी रे को आप क्या करेंगे, दूसरी रे को आपने यहाँ पर इससे स्ट्राइक करवा दिया, ऐसे करवा दिया। यहाँ पर अब आप एक नॉर्मल बनाएंगे, ऐसे नॉर्मल। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल को आप एक्सटेंड करिए, और ये देखिए नॉर्मल जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी ना दैट पॉइंट इज टेकन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, अगर ये चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये रे ऑफ लाइट जाती ऐसे, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती। ठीक है, लेकिन अब चेंज ऑफ मीडियम हो गया, तो चेंज ऑफ मीडियम का मतलब क्या हुआ कि भाई ये रे ऑफ लाइट जो है ये थोड़ी सी डेविएट करेगी और कहाँ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, इतना झुकी, बस इतना झुकी, ज़्यादा नहीं झुकेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना नज़दीक आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है, तो जब नज़दीक आता है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये नज़दीक आ रहा है तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब
ये झुकी तो सही, वैसे तो ऐसे जाती है नॉर्मल की तरफ, झुकी तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं झुकी कि यहाँ पर आगे वो कहीं इसको मिल पाए प्रिंसिपल एक्सेस को। तो ये आप इसको एक्सटेंड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, इधर तो मिल नहीं रही है। अब जब इधर नहीं मिल रही है तो भाई पीछे एक्सटेंड करिए तो पीछे मिलेगी। और जब सेम साइड पर इमेज बनती है तभी तो उसको वर्चुअल बोलते हैं, तभी तो उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेंसेज के केस में है ये देखिए, मिरर के केस में उल्टा था, इस सेम साइड पर बनने वाली इमेज रियल होती थी, इन्वर्टेड होती थी। तो अब क्या करेंगे, इसको ये इधर तो मिल नहीं रही है तो पीछे एक्सटेंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमारी इमेज यहाँ पर बन गई। देखिए जी, तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं, ओ आई और सी तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की। जैसे ही आपको वर्चुअल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को आप देखिए, पहला वाला जो केस था जो लास्ट टाइम आपने करा, उसमें ऑब्जेक्ट आपने थोड़ा पीछे लिया था, यहाँ ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आए हो आप। ठीक है, तो आपको बस ये फिगर याद रखनी है। अब इसके बाद सारे टर्म्स वही हैं, सेम टू सेम। क्या भाई, जहाँ पर ये टकरा रहा है वो है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने पिछले केस में भी क्या लिया था, एन लिया था, ले लीजिए एन, ये हो गया एन। ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है दैट इज टेकन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो भाई ये पूरा एंगल ये होगा आई, ये पूरा एंगल आई होगा क्योंकि नॉर्मल के साथ। अब उसके बाद देखिए रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी तो वो होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप इसको भी आर बोल सकते हैं, और सिमिलरली यही ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है इसी को तो पीछे एक्सटेंड करा है और ये नॉर्मल है, आप इतने वाले को भी आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो इधर वाले को ही बोला यार, कोई बात नहीं, हमने इसको बोल दिया। मतलब ये जो है ना इधर वाला नॉर्मल ये भी है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे पीछे एक्सटेंड कर दी मैंने। तो इधर भी अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं एंगल आर ले लूँगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अच्छा उसके बाद वही चीज़ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जुड़ने वाली लाइन नॉर्मल जो एंगल बना रही है दैट इज टेकन एज गामा, ये गामा हो गया। उसके बाद ये जो एन है ना, इस ये जो है ये तो हमारा कोड हो गया, ये तो हमारा कोड हो गया। और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको मैं एन बोल देता हूँ। एन से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। तो एन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, परपेंडिकुलर जहाँ पर ड्रॉप करा उस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, एम, एन एम हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए अब ये पूरा का पूरा फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पर आप यू, वी और आर वो लिख लीजिए। तो P से O तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब U। P से I तक का जो डिस्टेंस है, P से I तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज V। तो ये V हो गया। और P से C तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज R, दैट इज टेकन एज R। तो U, V और R हो गया। सर ये ओ और एन के बीच का डिफरेंस है ना, ओ और पी के बीच का O और P के बीच है, O और P के बीच का डिस्टेंस है। और बाद में हम ये कह देते हैं, इसमें डेरिवेशन करते टाइम हम ये कह देते हैं कि M और P काफ़ी नज़दीक है, तो हम ये कह देते हैं कि OP बोलो या OM बोलो एक ही बात है। ऐसा हम करेंगे इसमें, पिछली डेरिवेशन में भी कुछ ऐसा ही करा था। तो देखिएगा यहाँ पर फिर वही काम आपको काम करना है कि फ्रॉम ट्रायंगल NOC एंड फ्रॉम ट्रायंगल NIC कंपेयर करते जाना पिछली वाली डेरिवेशन से जो पिछली बार करी थी। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, बल्कि इधर से ही करते हैं स्टार्ट, फ्रॉम ट्रायंगल NOC फ्रॉम ट्रायंगल NOC NOC। जब NOC की बात करूँगा तो पता है दिमाग में क्या रखना होता है, वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, NOC की बात करेंगे तो भाई ये इसमें ना कोई लाइन है NO, क्या ये एक्सटेंड होती है, हाँ ये भी दिख रही है आगे एक्सटेंड होती है, ये NC भी एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है और इसका ये एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल I। तो I विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो दिख रहा है I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यहाँ ब्रैकेट में लिखें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलो, समझ गए? ठीक है, हाँ
उसके बाद जरा देखिएगा ये NOC करा, फिर अगला ट्रायंगल हमने क्या लिया था पिछली डेरिवेशन में, NIC। आपको यहाँ पर भी वही लेना है, फ्रॉम ट्रायंगल NIC, फ्रॉम ट्रायंगल NIC। तो प्रोसीजर वही सेम, ठीक है। और वही तरीका, सबसे पहले आई निकाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर, अब हम आर निकालेंगे। तो आर कैसे निकालेंगे? आर देखिएगा ये है N, ये है I और ये है C। तो ये जो NI वाली लाइन है ना, ये एक्सटेंड हो रही है और बाहर एंगल बना रही है R। तो R इज इक्वल टू इसके बाजू वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है जो अंदर है, और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, गामा और बीटा। तो R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, अगेन हुई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी तो I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा, R की वैल्यू बीटा प्लस गामा। फिर कहेंगे सिंस ऑल द रेज आर पैराक्सियल, since all the rays are paraxial, सारी की सारी रेस पैराक्सियल हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, गामा इज इक्वल टू टेन गामा। ये करेंगे तो अल्फा इज इक्विवेलेंट टू टेन अल्फा, अल्फा इज इक्विवेलेंट टू टेन अल्फा। और टेन अल्फा जरा बताइए क्या होगा, अल्फा इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है NMO में, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू NM अपॉन OM, NM अपॉन OM, ठीक है। अच्छा OM को क्या बोल दो, OP बोलो, और रीजन में लिखो सिंस M इज वेरी क्लोज टू P, M इज वेरी क्लोज टू P, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, बीटा इज इक्विवेलेंट टू टेन बीटा, बीटा इज इक्विवेलेंट टू टेन बीटा। अब टेन बीटा क्या हो जाएगा, NM अपॉन IM, और फिर यहाँ पर लिखें NM अपॉन IP, वही M इज वेरी क्लोज टू, हम बार बार नहीं लिखना है। गामा इज इक्विवेलेंट टू टेन गामा, टेन गामा की वैल्यू लिखो, टेन गामा क्या हो जाएगा, NM अपॉन CM, NM अपॉन CM, और इसको आप लिखो NM अपॉन CP। फिर वही बात, सिंस M इज वेरी क्लोज टू P, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। उसके बाद फिर मैं करूँगा स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, फिर वही चीज़ कि भाई हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, 1/2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। 1/2 का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, μ1 इंटू साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R, ठीक है। रेस पैराक्सियल है, देयरफॉर ये कहें कि बल्कि सीधा लिखें, रेस को पैराक्सियल पहले ही बोल दिया, साइन I इज इक्विवेलेंट टू I, एंड इसी तरह से साइन R इज इक्विवेलेंट टू R। ये हो गया, साइन I इज इक्विवेलेंट टू I और साइन R इज इक्विवेलेंट टू R। उसके बाद हम यहाँ पर इस वैल्यू को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, μ1I इज इक्वल टू μ2 R, μ1I इज इक्वल टू μ2 R। अब I और R की वैल्यू शुरुआत में निकाली जा चुकी है, अल्फा प्लस गामा, R की वैल्यू बीटा प्लस गामा। लिखो μ1 इंटू I की जगह क्या था, अल्फा प्लस गामा, μ2 इंटू R की जगह क्या था, बीटा प्लस गामा, ठीक। अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू डालिए यहाँ पर। μ1 इज इक्वल टू, हाँ जी, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है NM अपॉन OP, NM अपॉन OP, प्लस गामा की वैल्यू क्या है, NM अपॉन CP, NM अपॉन CP इज इक्वल टू μ2, बीटा की वैल्यू क्या है, NM अपॉन IP,
प्लस गामा की वैल्यू है NM अपॉन CP, ठीक है। चलिए जी, तो न्यूमरेटर में से NM निकालो कॉमन, तो μ1 इंटू NM कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन CP इज इक्वल टू μ2, इधर से भी NM कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन IP प्लस 1 अपॉन CP, NM से काट दिया NM, ठीक है। μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन OP, एक्सपैंड करिए इसको एक्सपैंड करिए, ये आएगा बेटा μ1 अपॉन OP प्लस μ1 अपॉन CP इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन IP क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन IP प्लस μ2 अपॉन CP। फिर क्या करिए, ये जो μ1 अपॉन CP μ2 अपॉन CP, तो मुझे ना CP कॉमन दिखाई दे रहा है, CP को एक तरफ ले आओ, एक तरफ लाओ मतलब इस तरफ ले जाओ। CP क्या है यहाँ पर पहले देख लो, CP की वैल्यू क्या है, R है ना, CP की वैल्यू R है, तो क्या करेंगे, इस तरफ, हाँ इस तरफ कर देता हूँ। तो इसलिए जो R वाली टर्म है, मतलब CP जहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो μ1 अपॉन OP माइनस μ1 अपॉन OP माइनस μ2 अपॉन IP इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन CP, समझ ही गए होंगे, μ2 अपॉन CP या फिर μ1 अपॉन CP उधर चला गया माइनस हो जाएगा। अब μ1 अपॉन OP, तो μ1 अपॉन OP, हाँ जी। अब आप जरा इनकी वैल्यू डालनी शुरू करो, तो OP क्या है, OP, लेकिन डिस्टेंस ना P से मेजर करा जाएगा, तो माइनस U, μ1 अपॉन माइनस U माइनस μ2 तो μ2 रहेगा, और अपॉन IP क्या है, ये P से I तक का डिस्टेंस, IP मतलब P से I तक का डिस्टेंस, अगेन लेफ्ट में मेजर कर रहा हूँ, माइनस V, और माइनस V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, इसको लिखेंगे प्लस का R, क्यों, क्योंकि CP P से C मेजर कर रहे हो, पॉजिटिव साइड में मेजर कर रहे हो, तो वो हो गया R, ये हो गया माइनस μ1 अपॉन U, और माइनस माइनस प्लस का μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो भाई μ2 माइनस μ1, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, पहले लिखो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ठीक है, ये हो गया। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपने जो फर्स्ट वाला करा था उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है, तो उसका रिलेशन भी यही आया था, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। अब जो दूसरा देखा उसका भी यही आया, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। मतलब हमारा जब ऑब्जेक्ट जो है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जब भी रेयर मीडियम में लाई करेगा, ऑब्जेक्ट जब भी रेयर मीडियम में लाई करेगा, इमेज आपकी चाहे रियल बने या वर्चुअल बने, फॉर्मूला सेम आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा। ये करने के बाद में इसे नोट करिए, इसे नोट करिए, नोट करने के बाद में मैं डायग्राम करवाऊंगा, डायग्राम मैं बनवाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद डेरिवेशन आप सब लोग करेंगे, ठीक है, यहीं बैठ कर करोगे और मैं देखता हूँ कि कहाँ अटकते हो, जहाँ भी अटकोगे मैं करवाता हूँ, बस 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट में आए। वो जो पिछली बार
आपको बताया था कि जो स्फेरिकल सरफेस वाला है उस चीज़ को एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया, ये वाला डेरिवेशन है ना, क्लियर है। चलिए जी, तो 2 केसेस हो गए हमारे, 4 केसेस और बचते हैं। तीसरा केस उठाते हैं। कॉन्वेक्स के टोटल 4 हैं, तो 2 हो गए, 2 बचे हैं कॉन्वेक्स के केसेस, और कॉनकेव के 2 हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 4 केसेस बचे हैं। चलिए अगला देखते हैं। मैं इस तरफ ही कर रहा हूँ उसको, ये मिटा दूँ। हाँ जी, थर्ड केस है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम the object lies in the object lies in the denser medium and the image formed is real and the image formed is real. The object lies in the denser medium and the image formed is real. ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है और इमेज जो है वो रियल बन रही है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेसेस। अब जो डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है, लेकिन जो लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट बताया था उससे वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगी हमेशा के लिए। ये मिटा दूँ, मिटा दूँ। देखिए जरा, ये जो हमारी जितनी भी हेडिंग्स है, मैं थर्ड हेडिंग कर रहा हूँ, ये हमारा पोर्शन वो वाला चल रहा है कि रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है। अच्छा, तो अब है कि ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, है ना, ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अब से पहले वाला क्या था कि ऑब्जेक्ट लाइज इन रियल मीडियम। तो मैंने ना आपको जो ये पतला सा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये जो पतला सा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाई करके दिखाया था। हमने मैग्नीफाई करके ऐसे देख लिया था कि ये इतना बड़ा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इतना बड़ा कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप ये देखिएगा कि जब हम बात करते हैं कि भाई हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो कुछ है नहीं ना इसमें, अभी ले आता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है कि कॉन्वेक्स लेंस तो पतला सा है। अब वो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस वो है जो आप लगा कर बैठे हो चश्मे में, ठीक है। तो आप आर पार देख पा रहे हो, मतलब रेज ऑफ लाइट जो मुझसे निकल रही हैं आप तक पहुंच रही हैं, वो आर पार जा रही हैं, रिफ्रैक्ट होती हुई जा रही हैं, तो डेविएट हो रही हैं ताकि आपके रेटिना पर इमेज बन पाए। चश्मा उतारोगे आपको धुंधला दिखने लगेगा, ऐसा ही होता है ना, चश्मा इसीलिए होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि चश्मे के अंदर, लेंस के अंदर क्या कहानी हो रही है, ना तो आपको उससे कोई मतलब है ना मेरे को उससे कोई मतलब है, लेकिन इन डेरिवेशन में है उनसे मतलब। क्या, जो हमने रेयरर मीडियम वाला करा था, तो रेयरर मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और हमारी इमेज या तो यहाँ बन रही थी, वर्चुअल केस में हमारी इमेज भी यहीं बन गई थी, कि जब इमेज वर्चुअल बनी तो इमेज भी यहीं बन गई। तो तब मैंने जो डायग्राम था, तब मैंने लेंस, मतलब ये जो सरफेस था वो ये वाला लिया था, और ये वाला सरफेस देखते ही अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये उभरा हुआ सरफेस है, हाँ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। अब अगला जो कन्फ्यूज़न का पॉइंट है, जो ज़्यादातर बच्चों को होता है, वो आपको ना हो इसलिए बता रहा हूँ कि अब मैं वही कह रहा हूँ। अब जो है, अब हम इसका अगला पार्ट देख रहे हैं कि अब इमेज जो अंदर बनी हुई है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब अंदर ऑब्जेक्ट है और इमेज बन रही है बाहर, तो जो सरफेस है, सरफेस बेटा मैं ऐसे ही बनाऊंगा कॉनकेव, ठीक है। हेडिंग, किस हेडिंग के अंडर में हम ये पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस, लेकिन ये सरफेस में ऐसे ही बनाऊंगा तो एकदम जैसे, ये तो कॉनकेव बना दिए, क्या है ये, है ना, ये कॉनकेव नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्वेक्स से अंदर, कॉन्वेक्स सरफेस से अंदर एंटर हुए, लेकिन बाहर तो कॉनकेव से निकलना पड़ेगा ना, तो ये कॉन्वेक्स वाली ही हेडिंग में हमको करना पड़ेगा, समझ गए। तो इसलिए जो हम बोल रहे हैं ना कि रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस, तो अब मैं ये वाला पोर्शन, मतलब यहाँ वाला पोर्शन तो हम कर चुके हैं, अब मुझे ये बनाना है सरफेस। तो कोई भी ये ना सोचे कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो आप सरफेस कॉनकेव क्यों बना रहे हो,
क्योंकि अब मैं डेंसर में हूँ, अब हम डेंसर मीडियम के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से रेज ऑफ लाइट बाहर आएंगी तो डेंसर से रेयरर में आएंगी, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, तो डेंसर से बाहर आएंगी, तो इसलिए सरफेस आपको ये वाली बनानी है, समझ गए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, ओके, है ना। अब ये थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस का जो डायग्राम में अंतर है ना, बस वो डायग्राम का अंतर आपको समझ लेना है, उसके बाद स्टेप्स अभी करते हैं। देखिए जी, डायग्राम में पहला अंतर मैंने आपको ये बताया कि सरफेस मुझे अब ये वाली लेनी है और ये भी कॉन्वेक्स ही कहलाएगी, ये भी कॉन्वेक्स ही कहलाएगी। अच्छा, तो ये मिटा रहा हूँ मैं, अब इधर लिखेंगे आप डेंसर, और डेंसर क्या है, μ2 है, और रेयरर, रेयरर क्या है, μ1 है, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और μ1। अब जब भी हमको ना ऑब्जेक्ट जो है, जब भी हमको ऑब्जेक्ट मतलब जब भी हमको इमेज जो है रियल बनानी होती है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को दूर रख देना, ऑब्जेक्ट को दूर रख देना। जब इमेज हमको वर्चुअल बनानी होती है तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नज़दीक ले आना, तो ऑब्जेक्ट को दूर रखने वाला होगा। ये बना दी प्रिंसिपल एक्सेस, है ना, ये हो गया जी होल, हो गया होल, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रख दिया। चलिए जी, ऑब्जेक्ट दूर रख दिया, इसको मैं बोलता हूँ ओ। यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलेगी, तो एक तो वही रेज ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग की ले लेनी है, तो भाई प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग वाली तो ये गई चुपचाप बिना किसी को डिस्टर्ब करे हुए सीधी निकल गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट हम थोड़ी सी स्लांट करके ले लेंगे, तो ऐसे ले लीजिए इसको, दूसरी रे ऑफ लाइट ये हो गई। तो भाई इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा, नॉर्मल ऐसे बन गया, ठीक है। क्या हो गया, सब ठीक है। यस सर। और नॉर्मल जहां पर स्ट्राइक करता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वैसे भी मुझे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी तरफ आएगा, क्योंकि कर्व इस तरफ है, तो रेडियस मतलब सेंटर इधर ही आएगा उसका कर्वेचर का, तो सी इस तरफ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये मेरी रे ऑफ लाइट कैसे जाने वाली थी, सीधे, ठीक है। अब मैं डेंसर से रेयर में आ रहा हूँ, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे ये मिलेगी फिर यहाँ पर। तो ये हो गया भाई हमारा इमेज, ठीक है। रिकॉल करिए कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता था अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एंगल बनता था गामा, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता था बीटा, ये हो गया। अब देखिएगा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज आई, ये आई जो है दिख नहीं रहा है, इसको बाहर निकाल कर बना रहा हूँ, आई, ये आई हो गया। और इसी तरह से जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज आर, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ एन, और एन से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ऐसे, एन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, और इसको हम क्या बोल देते हैं, एन एम, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई ये आपको C से P तक का डिस्टेंस जो है, ये क्या होगा, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, O से P तक का जो डिस्टेंस है इट विल बी स्मॉल u, और P से I तक का जो डिस्टेंस है इट विल बी स्मॉल v, ठीक है। डायग्राम सबको समझ में आ गया कि नहीं, ये बता दो, ठीक है। ये समझ गए हो ना कि ये कॉनकेव दिखने के बावजूद भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्यों बोल रहा हूँ, ठीक, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद करो भाई इसको। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप, ट्रायंगल NOC में I की वैल्यू निकालो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ,
आई की वैल्यू निकालो और ट्राइंगल NIC से आर की वैल्यू निकालो जरा, निकाल कर बता दो आई की वैल्यू क्या आ रही है और आर की वैल्यू क्या आ रही है। देख कर, जो आपने सेकंड डेरिवेशन करी है, फर्स्ट डेरिवेशन करी है, देख कर बिल्कुल उसी के तरह लिखते चले जाओ, तो ये डेरिवेशन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करिए जरा। बताइए जरा आई की वैल्यू क्या आ रही है। ट्राइंगल कौन सा है? बीटा माइनस NOC बीटा माइनस अल्फा, थीटा बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा, आई की वैल्यू पक्का। हाँ ट्राइंगल NOC लेना है भाई मुझे। हाँ उसी से ही। बीटा कहाँ से आ गया? ये तो NIC में आएगा, NIC। सॉरी सर, गामा आई- गामा बोल रहा हूँ, आर माइनस अल्फा हो जाएगा ना, और गामा माइनस गामा माइनस अल्फा। चलिए मैं बताता हूँ आपको देखकर। आई की वैल्यू आ रही है, गामा अरे रुको तो सही, गामा माइनस अल्फा, बिल्कुल ठीक। आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा आ रही है। थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ मैं आगे? हाँ कोई बात नहीं, ले लो। हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था कुछ बात है। चलिए बता दो भाई, आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा समझ में आ गया। ओके, ये पता है कैसे निकाला? दोबारा देख लो भाई, ट्राइंगल NOC ले रहे हैं, ट्राइंगल NOC, तो ट्राइंगल NOC में एक्सटीरियर एंगल नहीं है इस बार आई, एक्सटीरियर एंगल गामा है, तो गामा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो गामा क्या हो गया? आई प्लस अल्फा के इक्वल, तो आई क्या हो गया? गामा माइनस अल्फा। देखो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ब्रैकेट में लिखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि आप ही लोग करें इसको अपने आप। अवंतिका, गुनीत, कनिष्क समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, जहाँ अटको मेरे से पूछो आप, जहाँ भी अटको वहाँ पूछिए आप मेरे से। मैं जरा अभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दूंगा, जरा इन बच्चों की नोटबुक में देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, और इसी तरह से बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये तो आ गया गामा माइनस अल्फा, बिल्कुल सही, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही लिखो। पेज नहीं उसका है, पेज नहीं इसका को भी लेगा। अच्छा आप लोगों का तो हो गया ट्रायंगल एनओसी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ कंसर्च कर रहे हो? नहीं समझ में? अच्छा ट्रायंगल एनआईसी में देखो, लिखो आप ट्रायंगल एनओसी में आर की वैल्यू गामा प्लस बीटा। आर की वैल्यू क्या आ रही है? आर ट्रायंगल एनआईसी में, ट्रायंगल एनआईसी में आर है एक्सटीरियर एंगल, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो रहा है, बीटा प्लस गामा है ना, बिल्कुल सही। आगे वही लाइन लिखिए, सिंस ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, ट्रायंगल एनओसी में आई इज इक्वल टू गामा माइनस आर, परफेक्ट बिल्कुल। आर की वैल्यू गलत आ गई बेटा, देखो कैसे, आर एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल एनआईसी में ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो बीटा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे लिखते हैं। अब उसके बाद अगली लाइन में लिखिए, सिंस ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, पुरानी डेरिवेशन देखो और वही कर दो काम, बस डायग्राम इस हिसाब से करना। सिंस ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, तो अल्फा इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा, फिर tan अल्फा की वैल्यू निकालो, tan अल्फा की वैल्यू भी वही आएगी, क्या? nm अपॉन om, वही आएगी जैसी हर डेरिवेशन में आ रही है। फिर उसको om को आप op बोल देंगे और op की वैल्यू op को op ही रहने देंगे, ऐसे tan अल्फा निकालो, tan बीटा निकालो, tan गामा निकालो।
tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा निकल गया, हो गया। tan बीटा देखो भाई, जिनसे नहीं हो रहा है मैं बीच में बता रहा हूँ, tan बीटा कैसे निकलेगा, nm अपॉन im, और फिर im को आप ip बोलोगे, तो nm अपॉन ip लिखो, बीटा इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा। हाँ OM को OP। हाँ, 1 को OP लिखेंगे, बिल्कुल वही जैसा पिछली डेरिवेशन में लिखा है, वही सेम काम करना है। एक शीट दे देता हूँ भाई, जैसे ये एक डेरिवेशन अभी आपने कर ली ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप अगली डेरिवेशन खुद करोगे जाकर, बाकी की तीनों भी आप खुद करोगे। नहीं तो ये जो 6 डेरिवेशन है ना, ये सपने में आती हैं, डराती हैं बिना मतलब, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा। tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, हो गया, तीनों वैल्यूज आ गई। फिर वही करें, फिर अब पता है क्या करना है, अब चेंज है इसमें, अब चेंज है, अब हम डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2μ1, जैसे साइन आई अपॉन साइन आई रहेगा, क्योंकि साइन आई इधर है, एंगल आई इधर है, एंगल आर इधर है, फिर डेंसर मीडियम में है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा अंतर, वो क्या है कि अब मैं डेंसर से रेयर में जा रहा हूँ, तो आई विल टेक इट लाइक दिस, 2μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और 2μ1 को मैं क्या लिखूंगा, μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2 is equal to sin I upon sin R। ऑनलाइन वाले बताएं, अवंतिका, गुनीत, कनिष्क, हो रहा है? यस सर। हो रहा है, आगे हो रहा है ना आप लोगों से? यस सर, हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुनीत, कनिष्क कर रहे हैं? हो रहा है सर। चलिए ठीक है, हो गया। अब रिजल्ट जो है वो आना चाहिए, इधर दिखाते मैंने हैं। mu1 को टेंसर लिया और mu2 को लेयर लिया। ये नहीं करना, तो mu2 को ही टेंसर लेना है, mu2 को ही टेंसर लेना है, क्योंकि हमने mu2 पहले उस वाले केस में, पहले वाले केस में हम टेंसर को mu2 ले चुके हैं। चलो मैं तो अपने ऊपर नहीं कर रहा हूँ। अरे अब तो मैंने लेवल भी किया, तो लेवल किया तो गलत होना बोलेगा एग्जाम में। केवल माइनस mu2 अपॉन r इक्वल टू mu2 अपॉन v माइनस है प्लस है, तो हो गया गड़बड़। नहीं, मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया। साइन कन्वेंशन करो ना यूज, इसका रिजल्ट आना चाहिए, सही आ जाएगा सर, 2 मिनट। तो फिर तो रिजल्ट वही आएगा जो पहले वाले में आया, अगर आपने mu1 mu2 को इंटरचेंज कर दिया तो। हो रहा है खुशी? देखिए, जब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो स्नेल्स लॉ में आपका ये आना चाहिए mu2 इंटू साइन आई, mu2 आई, साइन आई को आई कह दिया हमने, और mu1 r, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है शायद सब बच्चे पहुँच गए होंगे, ठीक है। इसके बाद की कहानी जरा देख लेना, कहीं साइन कन्वेंशन में गड़बड़ ना हो जाए। देखिए mu2 इंटू आई क्या निकाला आपने, आई की वैल्यू क्या आई थी, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो आई आपका क्या आया था, गामा माइनस अल्फा, आई की वैल्यू थी गामा माइनस अल्फा। बस 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने खुद कर लिया है वो क्रॉस वेरीफाई कर लो। तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू mu1 इंटू आर की वैल्यू क्या आई थी, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा, mu2 इज इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू क्या थी, nm अपॉन cp, माइनस अल्फा की वैल्यू nm अपॉन op, इज इक्वल टू mu1, अगेन गामा की वैल्यू nm अपॉन cp, और बीटा की वैल्यू nm अपॉन ip। अब क्या करना है, nm ले लेना है कॉमन, तो mu2 nm ले लिया हमने कॉमन, 1 अपॉन cp
माइनस 1 अपॉन OP म्यू1 NM 1 अपॉन CP प्लस 1 अपॉन IP, ठीक है, NM से कर दिया NM। हाँ जी, अब क्या करिए CP वाले टर्म्स एक तरफ रखकर राइट हैंड साइड ले जाने, एक्सपैंड कर दो μ2 अपॉन CP माइनस μ2 अपॉन OP इज इक्वल टू μ1 अपॉन CP प्लस μ1 अपॉन IP, ठीक है। CP वाले टर्म्स को उधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस μ2, सॉरी अब इसको इधर ले आइए, माइनस μ1 अपॉन IP और माइनस μ2 अपॉन OP इज इक्वल टू μ1 अपॉन CP माइनस μ2 अपॉन CP, ठीक है। तो इधर माइनस μ1 और IP क्या होगा भाई, P से I तक का डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो माइनस μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन ये जो OP है, O से P तक का डिस्टेंस तो P से O तक मेजर करेंगे तो माइनस का आएगा ये, तो माइनस का U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन CP, और जो CP है वो क्या है, C से P तक का डिस्टेंस, तो माइनस का R, माइनस का R। अब क्या करिए, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा μ1 अपॉन V, माइनस माइनस कॉमन लिया और ये माइनस माइनस प्लस था, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अगेन माइनस बन गया, तो माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस R को अलग, मतलब इसका माइनस को बाहर ले लो, पूरे टर्म के बाहर ले लो, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन R, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, समझ गए, तो हो गया बस ये μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसके बाद फोर्थ केस है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ठीक। इसके डायग्राम की फोटो मैं आपको भेजूंगा, डेरिवेशन आप करेंगे। फोर्थ केस, इसके डायग्राम की फोटो मैं आपको भेजूंगा, डेरिवेशन आप करेंगे। और फिर जो हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस वाले हैं, दो केसेस हैं, तो उनका एक केस मैं कराऊंगा अगली क्लास में, एक केस मैं कराऊंगा, अगला केस आप करेंगे। समझ रहे हैं ना, कर सकते हैं ना अपने, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 6 केसेस हैं, इनका बस हवा मत बनाना, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास कल है ना, मंडे है, तो वेडनेसडे को ले नहीं पाया था इसलिए अच्छा। और देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि शायद मैं पहले भी आप लोगों से पता नहीं डिस्कस करा या नहीं करा, मतलब अब जो कंसिक्यूटिवली 1 वीक 2 वीक ऐसे हैं, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि मुझे बीच में किसी एक दिन छुट्टी की ज़रूरत पड़े, हो सकता है नहीं पड़े तो आपका संडे ऑफ रहेगा, लेकिन किसी भी दिन अगर छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को जाएगी उसकी क्लास, ठीक है। मतलब हो सकता है शायद इस वीक या अगले वीक ज़रूरत पड़े। चलिए जी, ओके।